गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे जिनको कुंवर नारायण जी ने लिखा है। तो आपका जो पाठ 2 है वो हिंदी सिलेबस में कट है, इसलिए हम पाठ 1 के बाद पाठ 2, 3 करेंगे कुंवर नारायण। तो कुंवर नारायण जी के बारे में हम पहले जानेंगे कि कुंवर नारायण जी कौन थे, क्या करते थे। उसके बाद ही हम इसकी कविता पढ़ेंगे जो है कविता के बहाने। तो कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय जो है आपका 5 मार्क्स का आएगा पेपर में। तो कुंवर जो नारायण जी हैं वो क्या है कि आधुनिक हिंदी के सुधारक हैं, यानी कि उन्होंने हिंदी में काफी सुधार किया था। और उनका जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद, यह स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश में है, वहां इनका जन्म हुआ था। और उन्होंने क्या है कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं स्थानीय स्कूल में ही की थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी विषय में एमए की पढ़ाई की थी। और उसके बाद वो उन्होंने जो एमए की पढ़ाई की थी वो लखनऊ विश्वविद्यालय से ही की थी, क्योंकि वे लखनऊ के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने लखनऊ से ही क्या है कि एमए की पढ़ाई की थी। उसके बाद उन्होंने जो पत्रकारिता को अपना क्या है कि आजीविका का साधन बना लिया, यानी कि वे एक पत्रकार भी थे और क्या है कि उसी के अकॉर्डिंग उन्हें क्या है कि पे मिलती थी। तो वे क्या है कि एक साहित्यिक अभिजात्य के कवि माने जाते हैं। तो पहले उन्होंने क्या है कि अंग्रेजी भाषा में लिखना शुरू किया, लेकिन बाद में वो क्या है कि हिंदी भाषा में लिखने लग गए थे। और उन्होंने क्या है कि युग चेतना और नया प्रतीक और छायावाद, इन पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो ये सब क्या है कि हमारे जीवन परिचय के अंतर्गत आ जाएगा। ये लाइनें आपने क्या है कि जीवन परिचय में लिखनी है, यानी कि उनके जीवन से संबंधित बताना है कि उनका जन्म, उनकी शिक्षा और उन्होंने क्या क्या व्यवसाय किया था। उसके बाद हमारी इसकी आ जाती हैं नंबर 2 पर रचनाएं, कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। ये आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे कि इसमें है पहले नंबर पर है काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में क्या है कि हमारे पास उन्होंने क्या है कि काफी सारे जो है काव्य संग्रह लिखे थे। जैसे कि इसमें चक्रव्यूह, परिवेश, इन दिनों, हम तुम, अपने सामने, तो इस तरह से उन्होंने कई काव्य संग्रह लिखे थे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कहानी संग्रह। तो उन्होंने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम है आकारों के आसपास। उसके बाद इसमें आ जाती है इसमें समीक्षा। तो समीक्षा में उन्होंने लिखा था कि आज और आज से पहले। उसके बाद इसमें आ जाता है साक्षात्कार। साक्षात्कार का अर्थ होता है यानी कि अपना परिचय। तो इसमें क्या है कि तो इसमें इन्होंने लिखा था साक्षात्कार में मेरे साक्षात्कार। तो ये सब जो है आपकी रचनाएं आ जाएंगी। उसके बाद इसमें नंबर 3 पर आ जाता है साहित्यिक विशेषताएं, कि उन्होंने उनके क्या है कि साहित्य की क्या विशेषताएं थी। तो उन्होंने क्या है कि विशेषता उनकी क्या थी कि उन्होंने क्या है कि गद्य के साथ साथ पद्य में भी लिखा। जैसे उन्होंने कहानी भी लिखी और काव्य भी लिखे थे। तो उन्होंने क्या है कि अपने काव्य में क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया, यानी कि उन्होंने विज्ञान से संबंधित ही अपने दृष्टिकोण इसमें अपनाए थे। और उन्होंने क्या है कि समाज सुधार और राष्ट्र से संबंधित क्या है कि इससे उनकी विचारिकता प्रकट होती थी, यानी कि वे समाज में सुधार लाना चाहते थे। और उनके काव्य में क्या है कि यथार्थ का अर्थ होता है जैसे हमने देखा एज इट इज, हमने उसका क्या है कि वर्णन उसमें कर दिया। तो उन्होंने क्या है कि उनकी जो काव्य सौंदर्य है उसमें हमें क्या है कि यथार्थ का चित्रण देखने को मिलता है। तो उनकी रचनाओं में क्या क्या है कि माध्यम से क्या है कि जीवन के रहस्यों को समझाया गया है, कि हमारे जीवन में कौन कौन से रहस्य हैं उसके बारे में उन्होंने अपनी रचनाओं में उसको समझाया था। तो उन्होंने क्या है कि अपनी जो काव्य रचनाएं की थी उसमें क्या है कि प्रकृति चित्रण को भी स्थान दिया है, यानी कि प्रकृति से संबंधित भी उन्होंने अपनी कविताओं में लिखा है। तो उसके बाद इसमें हमारे पास आ जाता है भाषा शैली, कि उन्होंने अब कैसे कौन सी भाषा में लिखा था। तो वो क्या है कि एक बहुमुखी प्रतिभा के कवि थे,
यानी कि उसके अंदर काफी सारी जो है प्रतिभा थी। तो उन्होंने क्या है कि शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया। तो ये नहीं है कि उन्होंने हिंदी भाषा में क्या है कि कोई और भाषा को बीच में मिक्स कर दिया हो। उन्होंने बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा उसका प्रयोग किया है उन्होंने। और उनके यानी कि जो कविताएं थी उनमें क्या है कि तद्भव शब्दों की जो प्रधानता है, यानी कि उसमें उन्होंने तत्सम और तद्भव शब्दों को अधिक इसमें प्रयोग किया है। लेकिन उन्होंने क्या है कि इनमें अपनी भाषा शैली में अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है। तो उनके जो काव्य में हमारे पास क्या है कि भावात्मक यानी कि जो हमारे भाव से संबंधित होते हैं, वर्णात्मक उन्होंने वर्णन किया, आदि शैलियों को क्या है कि प्राथमिकता दी गई है। तो इस तरह से हमने उसकी क्या है कि भाषा शैली के बारे में पढ़ा। तो ये था कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय। उसके बाद उन्होंने क्या है कि कविता लिखी थी एक। तो इसमें इसके आपके 2 पार्ट दिए हुए हैं। तो आपका जो है सिलेबस में एक पार्ट इसका कट है, सेकंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट ये आपने करना है कविता के बहाने। अब हम कविता के बहाने इसको क्या है कि हम अब पढ़ेंगे। तो ये कविता के बहाने ये इन्होंने जो कविता ली है तो उनका एक काव्य संग्रह था इन दिनों, उसमें से ही उसी का एक पार्ट है ये वाला कविता के बहाने। तो अब मैं आपको ये कविता पढ़ा रही हूँ। तो इस कविता को क्या है कि पढ़ने से पहले आप अपने बुक खोलो ताकि आपको इस कविता के बारे में समझ आ जाए। तो इसमें दिया हुआ है जैसे कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो इस कविता में पहले आपने इस पंक्तियों को मैंने आपको पढ़ाया है। तो पहले आप इसका क्या लिखोगे, प्रसंग। तो प्रसंग में आपने लिखना है कि यह जो कविता थी, यह पद्यांश है वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता का नाम लिखोगे कविता के बहाने से लिया गया है और इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। तो अब हमने कविता के में लाइनें पढ़ी हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या बताया गया है कि इनमें क्या बताया गया है कि आज यांत्रिकता के प्रभाव के कारण जो है कविता का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो गया है। यानी कि जो कविता के अस्तित्व यानी कि कविता जो हमारे पास जो पहले इसका प्रमुख महत्व होता था, लेकिन जो है वो अब क्या है कि यंत्र के प्रभाव के कारण इसका समाप्त हो गया है इस अस्तित्व। तो इसके बारे में बताया गया है। तो इस कविता में बताया गया है कि चिड़िया और जो कविता है इनकी उड़ान की तुलना की गई है। तो इसमें बताया गया है कविता एक उड़ान है यानी कि उड़ने की क्रिया, और चिड़िया के बहाने। तो इस कविता में क्या है कि जो कवि है वो कविता के उड़ान की तुलना किससे करता है, चिड़िया की उड़ान से उसकी तुलना करता है। तो वो किसको श्रेष्ठ बताता है, कविता की उड़ान को ही श्रेष्ठ बताता है। और क्या कहता है कि जो चिड़िया की उड़ान की तरह जैसे जैसे जो चिड़िया उड़ान भरती है तो उसी तरह से जो कविता भी एक उड़ान है। कैसे कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, परंतु जो कविता की उड़ान भरने की शक्ति है उससे जो चिड़िया जो है वो अभी तक परिचित नहीं है। बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया उड़कर क्या है कि बाहर भी जा सकती है, भीतर भी जा सकती है, इस घर से उस घर तक जाती है, लेकिन जो उसकी उड़ने की सीमा होती है वो निर्धारित होती है। जैसे वो आकाश में ऊपर उड़ती है, लेकिन क्या है कि उसको क्या है कि एक निश्चित अवधि के पश्चात जो है वापस लौटना पड़ता है। लेकिन जो अगर हम कविता की उड़ान, अगर हम कविता लिखने लगते हैं तो अपनी कल्पना शक्ति से क्या है कि उसको क्या है कि आकाश तक भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए किसमें क्या बताया गया है कि कविता की उड़ान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने, यानी कि चिड़िया जो है वो अब
यह भोली भाली चिड़िया को यह नहीं पता होता कि जो वो कविता के पंख लगाकर क्या है कि उड़ने का अभिप्राय क्या है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो चिड़िया की उड़ान भरने की जो होती है वो एक सीमा होती है, निश्चित होती है, लेकिन जो कविता की उड़ान की जो सीमा है वो निश्चित नहीं होती। तो ये मैंने अब उसकी बताई आपको व्याख्या, यानी कि इन कविता में जो है जो लाइनें हैं उसकी व्याख्या दी गई है। उसके बाद इसमें इसका आ जाता है विशेष। अब विशेष में हमने क्या है कि इसमें ओनली इसकी 4-5 लाइनें ही लिखनी होती है। पहली लाइन हम लिखेंगे कविता से संबंधित। तो इसमें क्या बताओगे आप कि जो इसमें कविता की उड़ान की तुलना किससे की गई है? चिड़िया की उड़ान की तुलना से की गई है। और इसमें क्या है कि सहज सरल साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। देखो जैसे मैंने आपको कुंवर नारायण का जो भाषा शैली बताई थी ना, उसी में से हमने 4-5 लाइनें होती हैं वो विशेष में लिखनी होती। जैसे कि इसमें बताया गया था कि उन्होंने तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया था और उन्होंने क्या है कि वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है, यानी कि अपनी कविता में क्या है कि उन्होंने वर्णन किया है, इसलिए इसमें कौन सी शैली प्रयोग की गई है? वर्णनात्मक शैली प्रयोग की गई है। और इसमें क्या है कि अनुप्रास, प्रश्न, इन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आगे हमारे पास है इसमें लाइनें कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। देखो अब इस पंक्तियों में क्या बताया गया है कि इसमें क्या है कि कविता की जो महत्व है उसका वर्णन इस पंक्तियों में किया गया है। तो इसमें भी आप ऐसे ही लिखोगे पहले प्रसंग जो मैंने पहले आपको बताया था कि यह कविता जो है हमारी क्या है कि आरोह भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने, और इसके जो कवि हैं वो कुंवर नारायण जी हैं। तो इसमें क्या है कि इस कविता में कवि ने कविता की महत्व के बारे में वर्णन किया है। तो इसमें क्या है कि कविता एक खिलना है, खिलना का मतलब होता है विकसित होना। फूलों के बहाने कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो देखो खिलना का अर्थ बताया था इसमें विकसित होना। तो इसमें क्या है कि इसमें इन लाइनों में कवि क्या बता रहा है कि कविता के खिलने को फूलों के खिलने से अधिक श्रेष्ठ सिद्ध किया है उन्होंने, कि जैसे कविता का खिलना होता है। अगर देखो कविता को हम क्या है कि अगर हमें जो कविता अच्छी लगती है तो हम उसे बार बार पढ़ते हैं, इसी तरह से जो फूल होता है जो हमें खिलता हुआ अच्छा लगता है तो हमें उसकी सुगंध भी अच्छी लगती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि फूलों के खिलने यानी कि महकने से जो कविता भी अपनी महक से दूसरों को प्रसन्न रखने का सामर्थ्य रखती है। जैसे कि कोई व्यक्ति होता है फूल को देखकर क्या है कि प्रसन्न हो जाता है, तो उसी तरह से अगर वो कविता को क्या है कि पढ़ता है तो उसे अच्छी लगती है तो वो भी प्रसन्न हो जाता है। परंतु कविता का खिलना अर्थात महकने से क्या है कि जो फूल जो है वो परिचित नहीं है। देखो फूल जो होता है वो अपनी एक निश्चित सीमा तक की जो है अपनी सुगंध बिखेरता है, लेकिन जब वो मुरझा जाता है तो हमें क्या है कि सुगंध नहीं देता। लेकिन जो कविता होती है वो क्या होती है, अपनी सुगंध जो होती है हमेशा ही अपने पास रखती है। तो उन फूलों के खिलने की एक निश्चित अवधि होती है, तो वो क्या है कि बाहर भीतर इस घर उस घर तक ही सीमित होती है। फूल चाहे जितने भी हमारे सामने क्या है कि सुगंध बिखेरते हैं, लेकिन अंत में एक दिन उसे मुरझा जाना होता है। लेकिन जो कविता होती है वो क्या है कि हमेशा ही उसकी सुगंध जो है खिली रहती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यानी कि कविता जो है उसे हमें क्या है कि जिस तरह से बच्चे जो होते हैं इधर उधर खेलते रहते हैं अंदर बाहर भीतर, तो वो सब क्या है कि जब खेल खेलते हैं
तो उन्हें यह नहीं पता होता कि उन्हें ना तो कोई समय सीमा निर्धारित होती है, ना ही उन्हें पता होता है कि हम गर्मी में खेल रहे हैं या सर्दी में खेल रहे हैं। तो वो क्या है कि सब चीज़ों को एक बराबर कर देते हैं, तो बच्चे को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। इसी तरह से कविता है, अगर कवि उसे लिखने बैठता है तो उसे ये नहीं पता होता कि इसमें मैंने कितने ही क्या है कि शब्द लिखे हैं, कितनी सीमा इसमें निर्धारित की है। तो इस तरह से हमने जो ये कविता पढ़ी है कविता के बहाने, तो इसमें सबसे पहले आपने इसका प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है और फिर विशेष लिखने हैं। उसके बाद इसमें जो बुक में आपके प्रश्न उत्तर और जो इस दिए हुए हैं वो आपने कविता को पढ़कर उसको याद करना है और इसके ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपने करने हैं। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।